माइक तो ऐसे ही तो मैं बात बिल्कुल क्लियर बोलूंगा। जो जो मैंने कहा था वो मैं भी बता दूंगा। देखिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पंखा चला लूं मैं। भाई गर्मी इतनी हो रही है कि क्या बताऊं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो जो बच्चे अभी अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कैसे भी आते हैं और कैसे भी होमवर्क कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास बहुत सारी दलीलें हों कि ऐसा है वैसा है इस वजह से ऐसा है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं चलता है। हमसे तो आप कुछ भी कह लीजिए, हमें तो आप चीज देते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, पागल बनाते रहिए, लेकिन आप वहां किसी का पागल नहीं बना पाएंगे। तो ये क्या चीज है, पहले मैं इसको हिंदी में लिख के दूं। अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो इतना स्पेस मुझे खाली चाहिए, यहां लिखता हूं। तो ये लाइन पढ़ना साथ साथ। अगर किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वही टॉपिक है सॉलिड, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड किया जाए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड किया जाए, अच्छा नहीं चल रहा है, तो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ये लिख दिया है मैंने ऐसे, जैसे मैं लिखता हूं। अगर किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट ऐड किया जाए तो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। अब आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मेरे पास एक दूसरा मार्कर है, इस मार्कर में कुछ फ्रिक्शन ज्यादा सा है। देखिए ये मेरे पास आइस है, इसकी बहुत अच्छी वीडियो डाली हुई है मैंने यूट्यूब पर। ये मेरे पास आइस है। आइस हमेशा, शायद आप ना जानते हो या आपका ध्यान ना हो, तो मैं आपको बता दूं, आइस हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से, ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है आइस का, इससे ऊपर आप आइस को नहीं ले जा सकते। अब आप कहेंगे मैंने किसी लेबोरेटरी में कोई आइस देखी जो इससे ऊपर टेम्परेचर पे है, तो वो प्योर नहीं है आइस। हम प्योर आइस की बात कर रहे हैं, और जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm हो तब। फिलहाल ये आइस -10 डिग्री पर है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आइस वेपर बनाती है? ये सवाल ऐसा हो गया कि सॉलिड वेपर बनाता है, तो आंसर है हाँ। अब आप अपने आप को कैसे समझाएं? तो आप अपने आप को ऐसे समझाइए कि बहुत सारे सॉलिड ऐसे हैं जिनमें से स्मेल आती है, वो दूर रखे होते हैं मगर फिर भी उनमें से स्मेल आती है, तो वो स्मेल जस्ट वेपर ही तो होते हैं। जैसे जैसे कार में एक वो नहीं आता है, एक सॉलिड सा रखने के लिए, बाथरूम में एक सॉलिड सा रखने के लिए आता है, वो कुछ जो स्मेल देता रहता है, वेपर्स फैलाता रहता है, तो सॉलिड भी वेपर बनाते हैं। अब ये देखिए कि ये पानी है, फिजिकली ये दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, लेकिन केमिकली नहीं। केमिकली ये भी H2O है
और इसका भी हर एक पार्टिकल H2O है, हर एक पार्टिकल की बात चलती है। यानी केमिकली ये दोनों सब्सटेंस सेम है, यानी साइंटिफिकली ये दोनों सेम सब्सटेंस हैं, मगर ये अलग अलग फिजिकल स्टेट में। और कभी भी जब किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बताया जाता है तो वो साइंटिफिकली बताया जाता है, जैसे H2O का वेपर प्रेशर। अब उसमें ये मेंशन नहीं होता है H2O लिक्विड है, H2O सॉलिड है, वो वैल्यू सभी के लिए होती है, H2O किसी भी फॉर्म में हो। अब अगर मैं आइस को गर्म करता हूं तो एक छोटी सी बात है कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर ज्यादा करोगे, मैंने 9th में पढ़ा कि अगर इंसेंस स्टिक को जला दो तो उसमें से स्मेल दूर तक आने लगती है, वो ज्यादा वेपर बनाने लगती है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, यानी वेपर बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है। अच्छा, मैं अगर आइस को गर्म करता रहूं, टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता हूं, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज। देखिए मैं बहुत लिखता हूं, बहुत, मतलब मैंने पता नहीं कितनी चीजें लिखी हुई हैं, 12th से लेके 11th से लेके, तो इतनी बार नोट्स मैंने फाड़ के फेंके, इतने मोटे मोटे लिखे हुए। लेकिन मैं एक चीज हमेशा ये ध्यान रखता हूं कि जब भी मैं कोई पेन लेता हूं तो वो पेन ऐसा होता है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता, बहुत स्मूथली चले। जब पेन ऐसे हाथ चलाऊं मैं तो ऐसे चलता चला जाए। कई बच्चे मैंने देखा इतनी पतली निप वाला पेन लेके बैठे होते हैं, ना तो उनकी राइटिंग उससे अच्छी आती है और वो ना खिसकता है पेज पर, और हाथ दुखने लगते हैं। मैंने मार्कर इसीलिए चेंज किया क्योंकि वो मोटा लिख रहा था मगर वो चिपक रहा था बोर्ड पे। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, अब टेम्परेचर बढ़ाने से ये -5 डिग्री हो गया, लेट सपोज, और फाइनली अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता ही रहूं तो ये 0 हो जाएगा। अब आप जानना चाहते हैं कि अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। मैं 0 पे लाके इसे छोड़ देता हूं। फिर मैं पानी, जो कि मैंने +10 पे लिया था या +25, जो मानना चाहें आप, रूम टेम्परेचर +27, जैसा आपको अच्छा लगे, +27 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर घटा के मैं इसे भी 0 पे लेके आऊंगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने कुछ ऐसा किया है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी फालतू के क्वेश्चन फिर वही पूछते रहो जो मैंने बताए हैं, जो मैं बता रहा हूं कभी वही पूछने लग जाओ बार बार मुझसे। मैंने कुछ ऐसा किया है कि टेम्परेचर मैं ही चेंज कर सकता हूं। अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को रख दिया है तो अब इसका टेम्परेचर बदलेगा नहीं। आप ये नहीं कहेंगे सर ये गर्म हो जाएगा रूम टेम्परेचर पर, मैं होने नहीं दूंगा ऐसा। मैंने इनको ऐसे बर्तन में रखा है कि जब मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तभी इनका टेम्परेचर चेंज होता है। अब देखिए, आप आइस को जिंदगी भर 0 पे रखिए, चाहे पानी को जिंदगी भर 0 पे रखिए, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। पानी बहुत कंफर्टेबली 0 डिग्री सेल्सियस पे अपनी जिंदगी बिता सकता है, वो आइस बनने वाला नहीं है, ना ही आइस पिघलने वाली है। अब आप कहेंगे सर जी मैं एक आइस लेके आया और मैंने उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे रख, 0 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था आइस का सर, और मैंने उसको फ्रीज से निकाला, बाहर रखा तो वो पिघल गई। फिर आप मैं कह रहा हूं ना कि आइस जो भी चीज है उसका टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। आप आइस को बाहर निकालेंगे तो वो रूम से हीट ले लेगी, और मैं कह रहा हूं कि आइस अपने आप, आइस या वाटर अपने आप हीट ना ले पाए, मैं दूं। अगर मैंने 0 पे छोड़ा है तो सब ऐसा इमेजिन कीजिए कि फ्रिज के अंदर भी टेम्परेचर 0 है और कमरे का भी टेम्परेचर 0 है, बाहर भी 0 है। आइस 0 से अपना टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकती। अगर 0 पे आइस को छोड़ोगे तो ना तो आइस मेल्ट होगी, और पानी को 0 पे लेके आओगे तो ना ही पानी फ्रीज होगा, ना ये जमेगा ना ये पिघलेगी। लेकिन एक चीज, इस समय ये दोनों चीजें H2O है, ये भी H2O है और ये भी H2O। केमिकली दोनों सेम चीजें हैं और दोनों सेम टेम्परेचर पर है।
तो इनके वेपर प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस समय दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, लिक्विड वाटर का भी और सॉलिड आइस का भी, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जस्ट दो फिजिकल स्टेट है, केमिकली दोनों सब्सटेंस सेम है। मैंने आपसे क्या बोला, पानी H2O दुनिया में अगर कहीं भी सेम टेम्परेचर पर है, तो चाहे वो पानी सॉलिड फॉर्म में है चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर सेम है। देखिए ये सब्सटेंस ही सेम है और सेम टेम्परेचर पर है, तो वेपर प्रेशर दोनों का सेम है। अब आप सुनिए मेरी बात, अब इसे पिघलाने के लिए क्या करना है? पिघलाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी आइस को। अब आप आइस को हीट देंगे तो आइस पिघलेगी, लेकिन इस समय एक स्ट्रेंज थिंग ये है कि शुरुआत में जब मैं हीट देता था तो आइस का टेम्परेचर बढ़ता था, मगर मैंने कहा मान लीजिए मुदिता से कि मुदिता देखो मैं ना आज तुम्हें एक बहुत गर्म आइस दूंगा। मुदिता कह रही है सर जी गर्म आइस? मैंने कहा हाँ एकदम गर्म, तुम किसी को छू देना मतलब वो जल जाएगा और उसको लगेगा आइस ठंडी है, वो रख लेगा हाथ में। तो ये मैंने मुदिता से झूठ बोला है, मैं आइस को गर्म नहीं कर पाऊंगा। 0 डिग्री के बाद जब मैं आइस को गर्म करने की कोशिश करूंगा तो आइस मेल्ट होकर वाटर में बदल जाएगी, लेकिन टेम्परेचर फिर भी 0 ही रहेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पानी का बढ़ेगा, जो पिघल के पानी बना है, जो आइस है उसका नहीं बढ़ेगा। सेम अगर आपको पानी को फ्रीज करना है तो आपको 0 पे लाने के बाद उसे और ठंडा करना पड़ता है। अगर आप देखिए अगर आप 27 डिग्री पे पानी को ठंडा करेंगे तो पानी फ्रीज नहीं होगा, पानी सिर्फ ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा सिर्फ। मगर 0 पे अगर आइस को ठंडा करोगे तो टेम्परेचर कम नहीं होगा, पानी जम जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर पानी में से हीट निकालने से पानी फ्रीज होने लगता है। 27 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसमें अगर पानी में से हीट निकाले तो सिर्फ टेम्परेचर घटेगा, पानी फ्रीज नहीं होगा। तो ये इस तरीके से डेफिनेशन होनी चाहिए थी। अब सुनिए, तो अब एक सवाल पैदा होता है, क्या और कोई टेम्परेचर है जिस पे दोनों को एक साथ रखा जा सके? लेट सपोज मैं कह रहा हूं आइस को मैं यहां लेके जाऊंगा, पानी में कोई चेंज नहीं करूंगा, तो मैं आइस का टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं सकता। +27 तक ले जाने की कोशिश में आइस पिघल जाएगी। और अगर मैं कहूं कि मैं पानी को लेके आऊंगा -5 पे और आइस के बगल में रख दूंगा, तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते ही आइस में बदल जाएगा। लेकिन ये वो टेम्परेचर है 0 जिस पे आप दोनों को एक साथ रख सकते हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब बताइए क्या ये बातें समझ में आई? आप अपना सवाल पूछिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अभी इतनी जल्दी मत सोचो कि तुम्हें आ गया है पूरा समझ, 1 मिनट ये डेफिनेशन भी पढ़ लो। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर at which a liquid has same vapor pressure compared to its solid। तो देखिए -5 पर अगर मैं दोनों बोलूं, सुनना मेरी बात, मैं कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे अंदर उठेंगे उन्हें ठीक कर दूं। भाई जॉयस इससे पहले आया था? सबसे ज्यादा तो दिक्कत मुझे इसी बात से है कि जो ये होता है ना, बना रहने दो थोड़ी देर बाद। अब सुनिए,
freezing point temperature at which a liquid has same vapor pressure compared to its solid. चलिए मैं इसको समझाता हूं। मेरे से अर्श कह रहा है, सर एक बात बताइए, क्या मैं पानी और आइस को -5 पे रखूं तो क्या तब इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा? इस चीज में एक दिक्कत है, आप पानी को -5 पे ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि पानी -5 से पहले ही आपको फिगर में दिख रहा है कि आइस में बदल चुका होगा। अब ये कहता है अर्श, अच्छा एक काम करो सर, ये मैं जो आइस है मैं इसको 0 से इधर ले आता हूँ, 5 डिग्री पर, +5 पे दोनों को रख लो, तो तब भी तो वेपर प्रेशर सेम आएगा सर, तो इसका मतलब क्या +5 इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। लेकिन फिर से इसमें दिक्कत है, क्योंकि आइस 0 को पार करके आगे नहीं जाएगी, मगर ये वो टेम्परेचर है जिसपे ये दोनों एक साथ रह सकते हैं और दोनों का वेपर प्रेशर भी सेम आएगा। तो इस टेम्परेचर को जिसपे दोनों, एक सॉलिड और उसका ही लिक्विड, अब ये इथेनॉल के लिए अलग वैल्यू आएगी, अब ये आयरन के लिए अलग है, ये पानी के लिए समझाया जा रहा है, और ये टॉपिक सिर्फ पानी के लिए नहीं है, किसी भी लिक्विड के लिए है। तो ये आयरन के लिए अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है और ये इथेनॉल के लिए अलग अलग, किसी दूसरे लिक्विड के लिए अलग अलग। मगर अगर लेट सपोज ये इथेनॉल के लिए होता तो आपको पास होना चाहिए सॉलिड इथेनॉल, और सॉलिड इथेनॉल होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट पर, और आपके पास होना चाहिए लिक्विड इथेनॉल, और वो होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट पर। और शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि एक लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वही होता है जो उसके सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, आइस का बॉइलिंग पॉइंट वही है जो उसके लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है, और यही वो टेम्परेचर है जिसपे दोनों भाई साहब एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जिस टेम्परेचर पर एक सॉलिड और उसी का लिक्विड एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसी टेम्परेचर पर उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम आ सकता है, और वही वो टेम्परेचर होगा जिसपे कोई लिक्विड फ्रीज हो सकता है। अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो ये वेस्ट है, क्योंकि इसके आगे की कहानी तो कोई भी समझा देगा, यही वो बात है जो आप नहीं समझ पाते। बताइए, अब आप अपना सवाल पूछिए 30 सेकंड में, फिर मेरे को आगे चलना है। ठीक है जी, मैं 30 सेकंड फिर भी वेट करूंगा, फिर मैं देखता हूं। स्क्रीनशॉट, सुनिए भाई, मेरी आवाज अटक रही है तो गरिमा रिपीट, तो ये 20 मिनट का काम है, कोई पर्टिकुलर चीज है तो बताओ। ये तो पूरा, मतलब ये तो काफी टाइम की बात हो गई। भाई आवाज लैग हो रही है मेरी सबके पास। हाँ, तो मैंने इथेनॉल वाला बताता हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये टेम्परेचर होता क्या है, कि क्या मतलब ये टेम्परेचर होता कौन सा है? क्या ये टेम्परेचर 0 ही होता है? अगर पानी है तो ये टेम्परेचर 0 होता है। लेट सपोज इस फिनोमिना को मैं इथेनॉल से कंपेयर करता हूं। मैंने एक सॉलिड इथेनॉल लिया और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट वही होता है जो उसके लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे इस सॉलिड का
मेल्टिंग पॉइंट ये है, सभी जानते हैं। इसी के लिक्विड फीड का फ्रीजिंग पॉइंट भी यही है। तो किसी लिक्विड का, किसी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही उसके लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और वो टेम्परेचर सेम होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है, और वही वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड फ्रीज होगा। अगर आपको जानना है, मान लीजिए आपको जानना है कि एसीटोन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो आपको ये देखना चाहिए कि सॉलिड एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जो सॉलिड एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसके लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और वही वो टेम्परेचर होगा। लेट में से कि वो -10 डिग्री है, मान लीजिए वो टेम्परेचर -10 डिग्री है, तो एसीटोन -10 पर मेल्ट होता है, तो उसका लिक्विड -10 पर ही फ्रीज होगा। तो -10 ही वो टेम्परेचर होगा जिस पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के बराबर आ जाए, तो वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और यही डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की, और कुछ नहीं। ए टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट टू बिकम ए सॉलिड, ये 9th क्लास में चलती है। अब टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड हैज सेम वेपर प्रेशर कंपेयर टू इट्स सॉलिड, उसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर के। यही जो चीज है, यही आपको ग्राफ समझाएगी, सेम वेपर प्रेशर वाली चीज, यही आपको ग्राफ समझाएगी, यही आपको इसकी थ्योरी समझाएगी, और यही वो चीज है जिस वजह से आप इसे खुद नहीं पढ़ सकते थे। आपको शायद महीनों लग जाते ये बात समझ, अगर आप खुद स्ट्रगल करते। ये मैंने खुद समझा है, मैं किसी से पढ़ा नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा, वो बात अलग है, वो आपने मुझे देखा नहीं है ना पढ़ते हुए। तो ये सब मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ये मैंने सब सीखा है। मतलब किसी से पढ़ा नहीं है, मैंने सब सीखा है खुद पढ़ के। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हम पानी से ही चलेंगे, पानी के एग्जाम्पल से। अब आप मुझको एक बात बताइए, खैर आप क्या बताएंगे, आप बता देना कि जो चीज समझ रहा है वो मैं बताता हूँ। ये पानी के पार्टिकल है। फिलहाल जो टेम्परेचर है, बहुत सिंपल सिंपल बात से समझना। फिलहाल जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी। मैंने 9th में पढ़ा, इन्हें जितना टेम्परेचर दोगे पार्टिकल उतने ही फास्ट हो जाएंगे। मूव करते हैं ना लिक्विड के पार्टिकल। तो ये पार्टिकल्स की स्पीड अभी इतनी ज्यादा है कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, मगर ये परमानेंटली एक दूसरे को नहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर एक पार्टिकल दूसरे को पकड़ने की कोशिश भी करता है, तो इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है अलग अलग दिशाओं में या एक दिशा में, कि अट्रैक्शन टूटता रहता है। ये आगे जाता है तो नए पार्टिकल से अट्रैक्शन बना लेता है, फिर ये इससे भी टूट जाता है, क्योंकि ये लगातार मूव कर रहे हैं। ये कहीं सेटल नहीं है। अगर आपको इन्हें एक जगह सेट करना है तो उसके लिए आपको ये घटाना पड़ेगा स्पीड। ये अपने आप सेट हो जाएंगे, आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज तो नहीं हुआ है, वो तो उतना ही था, मगर अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव हो गया है, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखने लगता है। तो पानी के पार्टिकल एक दूसरे को अच्छे से होल्ड करने लगते हैं अगर आप टेम्परेचर घटाते रहें। मगर जब आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस, देयर इज इनफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles that they can hold each other permanently। तो वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं हमेशा के लिए, तो ये आइस बन जाता है फिर। और ऐसा होता है 0 डिग्री पर अगर आपके पास पानी है। ये मत भूल जाइए, मैं हर किसी 0 ही 0 मत करने लगना, पानी का समझा रहा हूं मैं। तो अगर आपके पास पानी है, अलग 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 लिक्विड के लिए ये अलग रहेगा। अब आप एक बात बताइए मुझे, ये मैं बड़ा सा लिख देता हूं 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक एक चीज से आपको बस ये समझ आ जाएगा। अब ये पानी है 1 किलो, 1 kg वाटर। पहले भी हम 1 किलो में ही करते थे, ये 1 किलो में ही चलेगा। ये पानी है 1 किलो, और अब मैंने इसमें ये पार्टिकल्स डाल दिए ब्लैक वाले। अब देखना, जो कि बड़े भी होते हैं साइज में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बड़ा होता है, तभी तो वो नॉन वोलेटाइल होता है। ये पार्टिकल्स डाल दिया, तो ये पार्टिकल, आप ये बताइए 0 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर आएगा, फिर से मैं इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करूंगा ताकि ये पार्टिकल पानी के एक दूसरे को होल्ड करें, पकड़ लें परमानेंटली। तो ये बीच वाले पार्टिकल आपको क्या लगता है कि इनकी मदद करेंगे एक दूसरे को होल्ड करने में, या इनकी इनको एक दूसरे को दूर कर रहे हैं? तो मेरा आंसर ये है कि ये एक दूसरे को, इन दोनों को होल्ड करने में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ना तो इसे पकड़ता है ना ही इसे। तो ये दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं और ये बीच में आते हैं। और अगर ये बीच में आते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए, पहले मुदिता और मान्या ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, और मुदिता मान्या को ही पकड़ेगी और मान्या मुदिता को, क्योंकि वो दोस्त हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब बीच में आ गया, बीच में आंद्रे रसल आ गया, बीच में आ गया आंद्रे रसल, या ऐसे कह लीजिए कि अब इन्हें भीड़ में से गुजरना है। पहले इनके बीच कुछ नहीं था, पहले इनके बीच जो था वो यही थे, मुदिता और मान्या ही थे। अब इन दोनों को भीड़ में से गुजरना है, ऐसी भीड़ में से जिसमें से लोग इन दोनों के हाथ के बीच में से गुजर रहे हैं, जहां से इन्होंने पकड़ा हुआ है, नीचे से जा रहे हैं, ऊपर से कूद के जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों को अगर अभी भी एक दूसरे को होल्ड करे रखना है, तो ज्यादा अट्रैक्शन से मुदिता को पकड़ना पड़ेगा मान्या को? या आपको ऐसा लगता है कि भीड़ में तो ये भीड़ इन्हें खुद पकड़ा देगी? जब ऐसे जब ऐसे पार्टिकल आएंगे जो कि इनसे बिलोंग नहीं करते हैं, तो इनके बीच में रहते हुए, क्योंकि ये मूवमेंट करते हैं, ये एक दूसरे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और फिर भी पार्टिकल एक दूसरे को होल्ड करे रखना चाहते हैं, तो उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ाना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाला नहीं चलेगा। सवाल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो देखिए, डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर 0 पे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो 0 से नीचे ले जाइए, 0 से नीचे -1.86 डिग्री सेल्सियस या 372.29 केल्विन। ये माइनस में नहीं होता है केल्विन वाला, पहले तो था ये 0 या 373 केल्विन, और अब इनके बीच में रहते हुए, और इनकी संख्या 1 मोल होनी चाहिए, तब आएगी ये वैल्यू। ये रियल वैल्यूज है, ये वैल्यू तब आएगी जब ये 1 मोल डाला जाएगा, और वो भी 1 किलो पानी में। इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। बताइए, आया समझ? जब तक मैं इंक डालूं, जब तक आप अपना सवाल पूछ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए।
भाई अपना सवाल पूछ लीजिए 30 सेकंड के अंदर, कोई सवाल है और अगर समझ में आ गया है तो ठीक है। हम्म। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। तो इक्वेशन क्या है, मिटा रहा हूं मैं इसे। तो किसी ने मेरे को ये बताया कि किसी ने मेरे को बताया कि जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है पानी का और वाटर, पानी बाकियों की इक्वेशन बता देगा, पानी की निकाल लो, बाकियों की उसी हिसाब से होगी। तो वो होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ होता है प्योर वाटर और ये होता है सॉल्यूशन। आप समझ जाना, सॉल्यूशन मतलब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है तो ये लेस होती है, घट जाता है, ये मोर है। अब जैसे आप अगर केल्विन में देखें तो पहले ये 373.15 था, बाद में हो गया 372.29। मैंने बहुत दिनों पहले लिखी है, इस साल में ये टॉपिक पहली बार पढ़ा रहा हूं। तो ये देख लूं मैं एक बार, 15 और 71 86, और एक का डिफरेंस ये रहा 1.86 केल्विन। और ये डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में भी इतना ही आएगा, ये डिफरेंस है। कभी आप इसमें 373 माइनस करने लग जाए, देखिए अगर यही चीज मैंने डिग्री सेल्सियस में की होती तो ये पहले था 100, ओ सॉरी 0, पहले हाँ पहले ये 0 था, माइनस माइनस 1.86 डिग्री सेल्सियस। 0 में ये ऐसे है, 373 में से 1.86 माइनस कर रखा है तो ये आया। 0 में से 1.86 माइनस करोगे तो 1.86 ही आएगा। अब ये प्लस 1.86, ये अंतर है। आप अगर ये कहने लग गए कल को कि इतना हो जाएगा फ्रीजिंग, ये तो प्लस में आ गया सर जी, तो आप पागल हो गए हैं। ये माइनस में है, ये अंतर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट तो ये है, अब नया वाला, पुराना ये था, नया ये है, ये दोनों का अंतर है, डेल्टा टीएफ। अब एक चीज देखिए, पानी के लिए एक बात फिक्स है कि जो पानी का डेल्टा टीएफ होता है वो जो होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। तो मैं इसे लिख दूं, इतना फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। 1 किलो पानी लेना है और उसमें 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करना है। तो 1 किलो पानी में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से इतना फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। अब आप देखिए कि अगर आप 2 मोल डालते हैं सोल्यूट या 4 मोल सोल्यूट, मगर आज भी समझा रहा हूं कल भी, देखो याद कभी भी उस बच्चे को नहीं रह सकता है। आप मेरी बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा होगा। याद कभी भी उस बच्चे को नहीं रह सकता है जो याद करे बिना नहीं रह सकता, याद बनाए नहीं रखता है। तुम अभी बहुत बच्चे हो, बहुत छोटे, ऐसा लगता है मन में कि हमको, मेरे को भी बहुत लगता था जब मैं छोटा था कि मेरे को बहुत कुछ पता है। जब आदमी जवान होता है तो उसको लगता है कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूँ, उसे हर चीज अच्छी लगती है, किसी की बात नहीं मानता हूँ मैं, इवन खुद नहीं मानता था। लेकिन आज मैं उन बातों को सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं कितना पागल था। मेरे को लगता है कि मैं कितना मेंटल था, जो मैं छोटी छोटी बातों को नहीं समझता था। अगर मैंने समझा होता तो शायद आज मुझे धक्के नहीं खाने पड़ते जिंदगी में, ये काम नहीं कर रहा होता मैं इन द सेंस।
तो आप जितनी जल्दी इन बातों को समझेंगे उतनी जल्दी आपके समझ आएगा कि हमेशा ये मान के चलना होता है कि जब कोई बोलता है, कोई सुनता है, तो हम उसको सुनेंगे, हमको नहीं मालूम है। लेकिन आप अगर मन में ही ये बना लेंगे कि ऐसा है, नहीं मैं ऐसा करूँगा, आप सुन ही नहीं रहे किसी की बात को, तो कोई बात नहीं, आप कभी तो सुनेंगे। अब आप किसी ऑफिस में काम करने जाएँगे, तो वहाँ सुनेंगे। अब आप कहेंगे कि मैं ऐसी नौकरी करूँगा, मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, डॉक्टरों को भी सुननी पड़ती है। एसडीएम आते हैं, आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है, बात-बात पर। कितनी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। कभी-कभार नेता आ जाते हैं, डॉक्टर पागलों की तरह भागते हैं उनके पीछे, कि ये देखिए, इसका इलाज करना है, पता नहीं क्या-क्या कहा जाता है उनसे, हर किसी को सुनना पड़ता है। तो ये मोलालिटी से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब ये जो है, इसे कहते हैं केएफ, के बी नहीं, क्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, केएफ, फॉर वाटर। ये पानी के लिए था। अब आप वाटर क्यों लिख रहे हैं? किसी के लिए भी हो, केएफ की मल्टीप्लाई मोलालिटी से कर दी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर केजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ 1 केजी सॉल्यूशन नहीं लिखा है, 1 केजी सॉल्वेंट लिखा है। 1 किलो पानी में डाला जाना है, 4 मोल सोल्यूट। तो दैट्स हाउ इट इज। अब बताइए।
रुक जाओ, फोन आ गया था बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये क्वेश्चन पे अगर कोई सवाल है या नहीं आई है समझ में, तो मैं अगले 15 सेकंड रुक रहा हूं, आप बोल के पूछिए, पूछिए जल्दी। भाई अर्श, केबी समझा था तुमने? केबी भाई ये कह रहा है ना कि एक मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 1 किलो पानी में डालोगे तो इतना फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, 1.86 घट जाएगा। जो भी वैल्यू है, जैसे 100 है, जैसे 0 है तो 0 का 1.86 घटा दो, 0 में से 1.86 घटाओगे तो माइनस में चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई एक बात बताइए कि अगर मैं क्वेश्चन पानी के लिए कर रहा हूं, ये वैल्यू तो पानी के लिए है, पानी के लिए कर रहा हूं, तो ये जो वैल्यू है ये तब आती है जब 1 किलो में 1 मोल डाला हो। अगर 1 किलो में 2 मोल डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डबल घटेगा, 1 किलो में 3 मोल डालोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ट्रिपल घटेगा। तो 1 किलो में जितने मोल हैं उन्हीं की मल्टीप्लाई करते चले जाओ बस, और 1 किलो में मौजूद मोल को कहते हैं मोलैलिटी। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालो और इससे मल्टीप्लाई करते जाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन पानी पर है, अगर किसी और सॉल्वेंट पर है, इथेनॉल पर है, तो फिर आपको उसका के एफ पता होना चाहिए। ये तो पानी का के एफ है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी से। वो तो तुम रट रहे हो, उसमें मजा नहीं है। वो तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एम से। मैं तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूं और तुम कहीं और सोच रहे हो। फिर तो ये टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाता अगर मैं ऐसा करता। ये तो स्टाइल है मेरा ऐसे। इससे आगे की चीजों पे फर्क पड़ता है, वेंट ऑफ फैक्टर समझ आया। ऐसे तो बोल दो तुम डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के, मगर क्यों है वो इसमें दिख रहा है कि भाई 1 किलो पानी में 1 मोल डाला तो इतना घटा। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। सोल्यूट कौन सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पहले से ही सीख रखा है हमने बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक से। सोल्यूट कौन सा है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सोल्यूट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 किलो पानी में कोई सा भी सोल्यूट डालोगे फ्रीजिंग पॉइंट इतना घटेगा। 1 किलो में 2 मोल डालोगे तो डबल घट जाएगा। 1 किलो में 4 मोल डालोगे तो 4 गुना घट जाएगा। बस अब आप इस वैल्यू को लिखिए के एफ, ये कांस्टेंट रहती है सॉल्वेंट के लिए, और इसी के एफ में मोलैलिटी की मल्टीप्लाई करते जाइए। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, लिक्विड के लिए, पानी के लिए, इथेनॉल के लिए, एसीटोन के लिए, इथेनोइक एसिड के लिए वैल्यूज अलग अलग मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सुनिए, अब एक ग्राफ है, उसको समझना, और ग्राफ को समझने के लिए आपको जितनी भी बातें बोली गई हैं वो सब कलेक्ट करनी इकट्ठी। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज लेके दिखाऊंगा जो ऐसी नहीं होंगी टी टी एफ, मतलब वो वैल्यूज थोड़ी रियल सी होगी। जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, वेपर प्रेशर। मान लीजिए कि ये आइस है, ये आइस रखी हुई है। अब ऐसे नहीं है, ऐसे तो फिर ये ग्राफ थोड़ी बनेगा। आइस, ये आइस है। अब ये पॉइंट क्या दिखाता है? ये पॉइंट दिखाता है कि इस टेम्परेचर पर ये 0 है। 0 पे लिया है मैंने आइस को, नीचे भी ले सकता हूं मगर 0 इंपॉर्टेंट है। और इतना वेपर प्रेशर है। फिर एक बंदे ने पानी ले रखा है। अब पानी जाहिर सी बात है ज्यादा टेम्परेचर पर होगा उसका। जैसे पानी ले रखा है उसने 25 पर, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर उसने वाटर ले रखा है, तो पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, टेम्परेचर भी तो ज्यादा है। अब हमें क्या करना है कि इस वेपर प्रेशर को घटाना है, जिसके लिए टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। अब जब मैं वेपर प्रेशर को घटाऊंगा तो ये लाइन ऐसे नीचे आएगी और यहां आके मिल जाएगी। और यहां आके मिलने का मतलब है ये यहां आके कब मिलेगी? 0 पर, जब मैं इसी पानी को
ये 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर है, और ये है, ये लाइन दिखा रही है वाटर का टेम्परेचर 25 से 0 किया गया है। तो अगर ऐसा करेंगे आप तो पानी भी 0 पे आ जाएगा। अब यहाँ दोनों चीजें, आइस एंड वाटर, इस पॉइंट पर आइस तो पहले ही रख दी थी हमने, अब पानी भी यहीं आ गया, तो इस जगह पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो गया। कितना? बोथ आइस एंड वाटर हैज सेम वेपर प्रेशर। अब इस पानी में कुछ ऐड कर लीजिए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं ऐड करता हूं कुछ इसी पानी में, इसी टेम्परेचर पर, यहां हूं मैं, तो ये बताइए कि ये पॉइंट नीचे खिसक जाएगा या ऊपर आ जाएगा? मैंने ये बोला कि अगर मैं इसी पानी में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दूं तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा? तो ऐसा होता है मान्य, जब आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजों का आंसर गलत हो जाता है। पिछली ही क्लास की बात है, मैंने हमेशा आपसे कहा कि पानी में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे पानी में अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो पानी उतना वेपर प्रेशर नहीं बना पाता है। पिछली क्लास का ही टॉपिक है। अब इन द सेंस मान लीजिए अब आपको ये बात नहीं पता है तो फिर पिछला टॉपिक क्या पता होगा। तो अगर मैं पानी में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगा तो इसी पानी का वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब ये दिखा रहा है वाटर प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब बताइए, ये पॉइंट समझ में नहीं आया है तो पूछिए। ठीक है। अब फिर से इस लाइन पर चलिए, ऊपर वाली पर। मेरे पास पानी था, ये मेरे पास पहले से आइस है, ये मेरे पास पहले से पानी है। तो मैंने क्या किया, पानी का टेम्परेचर घटाया, और घटाते घटाते मैं उससे आइस यहां तक ले आया, और यहां तक मैं ला सकता हूं। यहां से नीचे ले जाना थोड़ा मुश्किल है, यहां ले आया मैं। थोड़ा मुश्किल क्या, पॉसिबल नहीं है, प्योर वाटर है, 0 से नीचे नहीं आता। तो ये टेम्परेचर पे मैं दोनों को ले आया, आइस को भी वाटर को भी। तो यहां पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो गया। अब अगर मैं और टेम्परेचर घटाता हूं तो वो पानी जो है मेरा 0 पर आ चुका था, और अगर अब मैं टेम्परेचर घटाता हूं तो वो आइस बन जाएगा। और ये जो नीचे की लाइन है ये पूरी आइस के लिए है, ये पूरा आइस बन चुका है। अब ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि आइस का वेपर प्रेशर कैसे घट रहा है टेम्परेचर के साथ। फिर मैंने कहा कि अगर मैं उसी प्योर वाटर में अगर पहले से ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देता तो ये लाइन, ये पॉइंट नीचे आ जाता। इसका मतलब होता
कि सेम टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। अब मुझे इसे फ्रीज करना है। अगर मुझे इसे फ्रीज करना है तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन के हिसाब से मुझे इसे उस टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर आइस के बराबर आ जाए। अब जब मैं इसका टेम्परेचर कम करता हूं तो वो लाइन ऐसे जाती है। अब ये लाइन कभी यहां नहीं आने वाली क्योंकि ये ऐसे नहीं घटेगा, ये कर्व फॉर्म में घटेगा स्लोली। अब ये लाइन नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। तो आप यहां तो अब कभी इसे मिला ही नहीं सकते हैं, यानी इस टेम्परेचर पर तो अब आप जा ही नहीं सकते हैं जिस तरीके से लाइन नीचे जा रही है। अब आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप इसे कंटिन्यूअस रखिए प्रोसेस को, और कहीं ना कहीं जाकर ये आइस से मिलेगी। तो अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो यहां पर आइस के बराबर हुआ है और ये टेम्परेचर -1.86 डिग्री सेल्सियस है। नहीं आया समझ तो बताइए, जो नहीं आया। भाई जिसके नहीं आया बता दीजिए, 30 सेकंड इंतजार कर रहा हूं मैं। हाँ चलो फिर से बता देंगे। देखिए, एक मिनट में अटेंडेंस ले लूंगा ना, बार बार अटेंडेंस छूट जाता है, फिर मेरे को सोच सोच के भरनी पड़ती है। हम्म हम्म, पढ़ के बताता हूं मैं, यही मतलब है कि इसका मतलब यही है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर इक्वल होगा, पर आइस फॉर्म होने के बाद -1.86 डिग्री सेल्सियस पर। आइस फॉर्म होने के बाद नहीं है, तुम लॉजिक को नहीं समझे हो, मैं बताता हूं। और इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा था कि इस बात पे नोट करो कि मैं जो वो शब्द बोल रहा था कि पानी का वेपर प्रेशर बराबर होना चाहिए सॉलिड आइस के, ये बात जरा नोट करो। एक लिक्विड उस टेम्परेचर पर फ्रीज होता है जिस पर उसका वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो ये जो लाइनें बन रही हैं, ये ग्राफ जो बन रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि ये बहुत आसान है। जब आपको पता चलेगा कि ये कैसे समझा जाना है तब आपको पता चलेगा कि ये इजी था या नहीं। देखिए, ऐसा है, मैं कुछ और तरीका निकालता हूं। ये वेपर प्रेशर है और ये है टेम्परेचर। तो ये आइस है, थोड़ी आगे साफ बनेगा फिगर। ये आइस है और मैं इतनी बार बोल रहा हूं कि पहले से यहां पर एक आइस है और ये वाटर है। और आप देख रहे हैं टेम्परेचर को, जबकि टेम्परेचर नहीं देखना है। मेन अगर आपको ग्राफ समझना है तो उसे ऐसे देखना है। जब मैं आइस अगर लेता भी हूं तो मैक्सिमम आइस जो है वो 0 डिग्री पर मैंने ली है। सवाल है 0 पर ही क्यों ले रखी है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पानी को 0 पर ही आइस के पास ला सकता हूं। पर
वरना -5 अगर मैंने आइस का ले लिया तो पानी -5 तक तो पहुंचेगा ही। अब जब मैंने इसका टेम्परेचर घटाया और घटाते घटाते, तो पहले जो इसका वेपर प्रेशर था वो इतना था और पानी का इतना, आइस का इतना था, यानी दोनों का बराबर नहीं था। और जब तक दोनों का बराबर नहीं आएगा वेपर प्रेशर, जब तक वो टेम्परेचर नहीं आएगा जिस पर ये दोनों फ्रीज होंगे। अब बच्चे कह रहे हैं तो इसको ये आपने कितने पे लिया है? मैंने कहा भाई ये 25 पे लिया है। भाई बच्चे कह रहे हैं तो इसे उठा के वहां ले जाओ ना, तो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो ये पानी, आइस जाएगी नहीं 25 तक, पिघल जाएगी। ये मैक्सिमम टेम्परेचर, ये लक्ष्मण रेखा पर खड़ी हुई है, नीचे जा सकती है मगर ऊपर नहीं, राइट में नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि राइट में टेम्परेचर 0 से ज्यादा है और 0 से ज्यादा होते ही ये पिघल जाएगी। तो अब मैंने इसको ठंडा किया और इसे मैं खींच कर यहां लेके आया। अब 0 पर आकर पानी आइस में बदल गया। तो यहां पर अब दो चीजें नहीं दिखा सकता हूं मैं। दरअसल वो जो पानी है वो भी आइस में बदल चुका है, वो भी इसी में समा चुका है। अब आप ये देखिए कि ये जो टेम्परेचर है ये नीचे देखने पर 0 है, और अगर पानी भी इसी टेम्परेचर पर है और आइस भी इसी टेम्परेचर पर है, तो इस समय दोनों का वेपर प्रेशर सेम है। तो इस टेम्परेचर पर ही मैं इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम कर सकता हूं। ये मैं पहले से ही समझा रहा हूं कि 0 पर ही मैं ऐसा कर सकता हूं अगर आपके पास पानी है। कोई दूसरा सिस्टम है तो वो दूसरे टेम्परेचर से बिलोंग करेगा। अब मैंने ये कहा कि लेट सपोज अगर मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दूं तो वेपर प्रेशर घटेगा। अब ये हमारा पिछला टॉपिक था। अब आप ये कहेंगे कि सर जी वेपर प्रेशर कैसे घटेगा? तो ये तो फिर वही बात हो गई कि फिर तो मैंने जो भी समझाया वो सब बेकार है ना, क्योंकि ये तो पिछली क्लास से, पिछले में मतलब पिछली 3 क्लासों से मैं यही समझा रहा हूँ कि वेपर प्रेशर रिलेटिव लोबरिंग में घटा, फिर वेपर प्रेशर घटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, अब आज फिर घटा है नॉन वोलेटाइल डालने के बाद। अब ये आइस की स्टोरी सुनो आगे की। फिर 0 के बाद ये लाइन दिखाती है कि 0 पर लाने के बाद 0 पर वेपर प्रेशर इतना था। अब अगर आप और टेम्परेचर कम करेंगे तो पानी यहां आकर तो आइस बन चुका था, और अब आप जो ये लाइन दिखा रहे हैं ये आइस के लिए है। आइस का वेपर प्रेशर घट रहा है। अब पहले ये पानी का घट रहा था यहां तक, अब ये आइस का घट रहा है, और ये थोड़ी तेजी से घटेगा क्योंकि आइस सॉलिड है। सॉलिड का वेपर प्रेशर तेजी से घटने लगता है टेम्परेचर कम करने पर। अब ये सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन मुझसे पूछ रहा है कि अब फ्रीज होने के लिए क्या करूं? तो मैं इससे ये कहूंगा, इस सॉल्यूशन से मैं ये कहूंगा कि तुझे ये आइस की लाइन यहां तक है, यहां तक, यहां भी आइस है और यहां नीचे। मैं इस सॉल्यूशन से कह रहा हूं कि तुझे तेरी लाइन को इस लाइन से मिलना होगा, चाहे कहीं भी, या तो ऊपर जाके मिल जा या नीचे आके मिल जा, क्योंकि जब इसकी वेपर प्रेशर वाली लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा। तो फिर ये सॉल्यूशन उसी टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएगा जिस पर इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा। मगर अब ये ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं लाइन को लेफ्ट में ले जाऊंगा तो लेफ्ट में तो टेम्परेचर घट रहा है, और टेम्परेचर घटने पर लाइन ऊपर तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो लाइन तो नीचे ही जाएगी। अब नीचे जाएगी तो वो कभी भी यहां आके नहीं मिल सकती। अब एक बच्चे ने कहा लो जी सर, अब तो बन गया, ये फ्रीज हो गया। ये फ्रीज नहीं हो सकता है 0 पर, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर आइस के इक्वल नहीं है। इसका वेपर प्रेशर, इसका ये थोड़ी मिलनी चाहिए ना नीचे ले, इसका वेपर प्रेशर अभी आइस के इक्वल नहीं है। इस टेम्परेचर पर आइस ऊपर है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और इसी टेम्परेचर पर ये नीचे है।
दोनों का वेपर प्रेशर बराबर थोड़ी आया है। लेकिन अगर मैं बराबर करना चाहता हूं तो मुझे ऐसा और ठंडा करना पड़ेगा, और ठंडा करना पड़ेगा, और जहां पे एक दूसरे को कट कर जाएंगे, अब ये जगह है, यहां पर आईसी है, और अब इसका वेपर प्रेशर आइस का और इसका बराबर हो जाएगा। ये दिखा रहा है ग्राफ, दोनों का इतना आ रहा है। अब नीचे मिलाएंगे तो ये टेम्परेचर मुझे पता चलेगा कि ये 1.86 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपका पानी 1 किलो था और आपने डाला है 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब बताइए, अब इसमें क्या तकलीफ है? हाँ जी, मुदीता यही कह रहा हूं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद वो आइस में बदलेगा फिर -1.86 डिग्री पर। जल्दी बताइए, 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, अब देखिए, ये डेल्टा टीएफ है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, पहले 0 था और अब -1.86 है। इनका जो अंतर है वही कहलाएगा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये ग्राफ मैंने तो फिर भी ऐसे बनाया है, लेकिन ये इसमें तो कहीं इसको बताया भी नहीं गया है। ये देखिए, ये ऐसे है, ये पानी था, पानी को ठंडा करके लाया गया इस टेम्परेचर पर। उन्होंने तो पानी भी नहीं बोला है, उन्होंने कहा कोई लिक्विड है, वो यहाँ आया, यहाँ पर वो फ्रीज हो गया। अब फ्रीज होने के बाद, यानी ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट था। ये पेन ले लूं मैं एक, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट था। अब फ्रीज होने के बाद भी एक आदमी उसे ठंडा ही करता जा रहा है, तो वेपर प्रेशर तो घटेगा ही। पहले लिक्विड का थोड़ा धीरे घटता है, सॉलिड बनने के बाद तो बिल्कुल ही फिसल गया। अब इसी लिक्विड में इसी को सॉल्यूशन बना दिया गया, तो वो दिखा रहा है कि उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और लिक्विड का ज्यादा है। अब सॉल्यूशन को ठंडा किया गया, तो भैया सॉल्यूशन यहां तो मिल ही नहीं सकता जाके अब, क्योंकि फ्रीज जो लाइन आएगी वो ऐसे तेजी से नीचे जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट। जब जब टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर ऐसे नहीं घटेगा, बल्कि ऐसे जाएगा नीचे। तो अब ये लाइन कहाँ मिल सकती है आइस से? जहां ये लाइन आइस से मिलेगी वहीं पर दोनों का वेपर प्रेशर सेम आएगा। आइस का भी इस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का भी इस टेम्परेचर पर यही वेपर प्रेशर है। तो जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइस के इक्वल हुआ वो ये है, और जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आइस के इक्वल हुआ वो ये है। तो ये दोनों में अंतर आ गया, डेल्टा टी। अब इसको ऐसे बता दिया जाए कि भाई देखो देखो, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि आप देखना, आप जैसे आजकल तो बहुत सारी वीडियो सोर्स मिल जाते हैं किसी भी चीज को रीड करने के। दिक्कत ये है कि जब मैं आपसे ये कह देता, देखिए अगर मैं आपसे ऐसे कह देता तो ये ग्राफ आसान हो जाता कि ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। सुनना मेरी बात, आप कहते हैं हाँ घट रहा है, टेम्परेचर घटाने से फ्रीजिंग, टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर घट रहा है। मैंने कहा आप ये मान लो 0 डिग्री है। अब फिर मैं आपसे कहता कि अब आइस बन चुकी है, आप कहते हैं हाँ बन चुकी है, 0 आ चुका है। अब मैं आपसे कहता आप टेम्परेचर घटाओगे तो आप कहते फिर से लाइन नीचे जाएगी, क्योंकि वेपर प्रेशर तो घटेगा ही। फिर मैं आपसे कहता
कि अगर इसी में ही मैं डाल दूं क्या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो ये वेपर प्रेशर कम हो गया। फिर मैं एक लाइन खींचता, इसका भी घटा, आप कहते हैं, फिर मैं कहता अब ये पॉइंट है जिस पर ये फ्रीज होगा, क्या ये पॉइंट 0 से नीचे है, यानी हाँ, तब आप हाँ कर देते कि हाँ जी सर समझ गया। तो ये है कि आप इसे सीधा याद कर रहे हैं। आप, मैं इसे समझा रहा हूँ कि इसमें ये नीचे जाने का आइस बना, फिर ये ऐसे, फिर ये सॉल्यूशन, फिर इसमें कहीं भी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसे समझाते समय कि वेपर प्रेशर लिक्विड का और उसके सॉलिड का बराबर होना चाहिए। दिक्कत यही आ रही है क्योंकि उसको रियलिटी में समझना पड़ रहा है। अब ये है कि भाई देखो यहाँ आइस बन गई, यहाँ ये बात ही नहीं बोलनी है कि वेपर प्रेशर इक्वल हो गया है, ये यहाँ मिल गया। इसको नीचे करना आसान होता है, 2 मिनट में समझाया जा सकता है कि पानी में ही डाला, फिर इसको यहाँ कर्व करते ही यहाँ मिला दो, कह दो सॉल्यूशन यहाँ फ्रीज हो रहा है, आइस यहाँ फ्रीज हो रही है, और इतना अंतर आ रहा है। फिर कोई नहीं पूछता है, लोग सोचते हैं हाँ, ऐसा ही ग्राफ है, मगर रियलिटी में ग्राफ को ऐसे समझ। स्क्रीनशॉट लीजिए।